हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपने सोल्यूशन वाले लेक्चर में, ठीक है ना, अब इसके जो है मतलब लास्ट पार्ट को कंक्लूड करने वाले हैं और बाकी प्रॉब्लम की सीरीज आपको पता है बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसमें देखिए सबसे पहले देखिए हमने डेल्टा टीपी, डेल्टा टीएफ, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको पढ़ रखे हैं तो इसका यूज किस काम में आएगा ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो वही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यूजेज ऑफ डेल्टा टीपी एंड डेल्टा टीएफ, ठीक है ना। डेल्टा टीपी और डेल्टा टीएफ का यूज क्या है, क्यों हम लोग पढ़े। तो पहला एप्लीकेशन इसका है तो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तुमको कोई अननोन सोल्यूट दे दे, ठीक है ना, और उस सोल्यूट को आपको वेट दे दे कि चलो भाई x ग्राम आपको सोल्यूट है। अब वो x ग्राम जो सोल्यूट है, ठीक है ना, उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, फार्मूला लिख लीजिए आप। तो फार्मूला आपको अच्छे से पता है कि जो डेल्टा टीबी है, ये देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाता है, केबी इंटू क्या होता है, मोलरिटी इंटू 1/2 फैक्टर, ठीक ना। अब देखो 1/2 फैक्टर को अगर मैं हटा भी दूं तो मतलब वही रहेगा कि हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू को पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग जरा इसको देख लेते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि आई को हम लोग क्या करते हैं, आई को थोड़ा देर इग्नोर मारते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी देर इसको इग्नोर मार दिया जाए तो आप देखिए जरा ध्यान से, डेल्टा टीबी इक्वल टू ये क्या हो गया, देखो केबी इंटू क्या हो गया, मोलरिटी, ठीक है ना। आई को इग्नोर मार दिया थोड़ी देर के लिए। तो अब देखना ध्यान से, मोलरिटी जो है इसको थोड़ा रिप्लेस मारा जाए तो आपको अच्छे से पता है, देखो Kb है ना इंटू मोलरिटी क्या होता है, बोलो, मोल ऑफ सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय देखो, ठीक है, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है तुम्हारा, देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्वेंट, इसको हम लोग ऐसे कैपिटल W ग्राम मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल W, अच्छे से याद रख रहिएगा। इसको हम लोग ग्राम में मान लेते हैं। अब अगर इसको ग्राम में माने हैं तो आपको अच्छे से पता है 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, थोड़ा और इसको इक्वेट किया जाए। तो अब देखो ये क्या हो गया, Kb, मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, देखो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल w ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट क्या मान लेते हैं, स्मॉल w ग्राम, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से, यही तो हमें चाहिए था। देखो ये क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, मोल, ये देखो मैंने क्या लिखा, मोलर मास, तो मैं मोलर मास यहाँ यूज करता हूँ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, देखो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखना ध्यान से, पूरे का डिवीजन, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने W माना, जिसको W रहने देता हूँ, और इनटू देखो क्या हो गया तुम्हारे पास 1000। थोड़ा और इसको इक्वेट करो, तो थोड़ा सा और इक्वेट कर दिया जाए तो अब देखो थोड़ा सा इक्वेट करने पे क्या आया तुम्हारे, इसको देखो यूं भी लिख देता हूं मैं, ये देखो क्या हो गया, Kb, वेट ऑफ सोल्यूट तुमने माना स्मॉल w, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारे पास, मोलर, ठीक है ना, मास, और मोलर मास किसका, देखो, सोल्यूट का, ठीक है ना, इनटू क्या हो गया, देखो, कैपिटल W, और इनटू क्या हो गया, देखो, 1000। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू, ठीक है ना, डेल्टा टीबी इतना आ गया। अब हमें देखो क्या करना है, हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट को पता करना है, ठीक है ना। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे पता चलेगा ये अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व किया जाए, देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ से मोलर मास सोल्यूट में निकाल लो तो इसका एक्सप्रेशन देखो क्या हो गया तुम्हारा, मोलर मास, है ना, और वो भी किसका, देखो, सोल्यूट का। एक्सप्रेशन देखो कैसा कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। एक्सप्रेशन में आप देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ और इससे फिर क्या होगा, देखो, डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखो क्या हो गया, Kb इंटू स्मॉल w इंटू क्या हो गया, देखो, 1000, और पूरे का डिवीजन अगर देखो ध्यान से तो पूरे का डिवीजन क्या हो गया, देखो, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इंटू क्या हो गया, देखो, कैपिटल W, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर मेजर कर रहा है तो यहाँ से हम लोग बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस कुछ नहीं किया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हूँ, Kb W 1000 और जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू कैपिटल W, और इसको इक्वेट कर लूंगा तो ये आपको देखो फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, इसके लिए कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। अब वो कंडीशन कैसे रहेंगी इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो अब देखना ध्यान से, अगर मान लो इस वाले एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, अगर मान लो हमें जो ऐसे पूछता है क्वेश्चन, फॉर इफिशिएंटली मेजरमेंट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर इफिशिएंटली मेजरमेंट ऑफ मोलर ऑफ सोल्यूट क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फॉर इफेक्टिवली या इफिशिएंटली, ऐसे आपसे पूछेगा, फॉर इफिशिएंटली मेजरमेंट ऑफ मोलर मास क्या क्या कंडीशन होना चाहिए।
मेजरमेंट ऑफ मोलर मास, ठीक है ना, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जरा ध्यान से देखिए। तो पहली चीज देखो ध्यान से, किसी भी अब तुम्हें अगर कोई भी चीज मेजर करना है, जैसे मान लो मोलर मास मेजर करना है, फिर नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर है, तो होना क्या पड़ेगा, देखो नॉमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको हाई रखना पड़ता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो जो नॉमिनेटर अच्छा रहेगा तो ज्यादा अच्छा डेटा आएगा, आपको अच्छे से पता है, फ्रैक्शन उसका नहीं आने वाला है। तो पहली कंडीशन क्या है, देखो केबी जो है वो हाई होना चाहिए। फिर से देखिए क्या होना चाहिए, केबी की वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ध्यान में इसको रखे रहिए, केबी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई जो है बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात रहेगी। अब देखना ध्यान से, केबी से और कुछ अपने को मिलेंगे। अब तुम्हें पता है केबी का फार्मूला अगर याद करो तो केबी का फार्मूला क्या था, आर टी नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या था, बोलो 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी को और इक्वेट किया था, ये देखो यही फार्मूला क्या आया था, आर टी नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आया था, देखो 1000 और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से अगर रिप्लेस मारो तो यहाँ से देखो कैपिटल एम यानी मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाता था जो भी तुम्हारा सॉल्यूट रहता था, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से और कुछ मिला अपने को, तो केबी अगर ज्यादा होगा तो देखो टी नॉट को भी ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन देखो ध्यान से, इफिशिएंटली मेजरमेंट के लिए क्या होना चाहिए, बोलो टी नॉट हाई होना चाहिए, यानी जो आपका सॉल्यूशन है ना, जो आपको जो आपने जो प्योर सॉल्वेंट लिया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं, ठीक है ना। अब फिर देखो केबी की वैल्यू मुझे ज्यादा करनी है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम करना पड़ेगा, तो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर और इधर बातें हम लोग थर्ड फैक्टर। तो अब देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, केबी ज्यादा एलबी लो, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से, केबी ज्यादा तो ये देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होनी चाहिए, लो होना चाहिए, ध्यान में रखे रहना। तो फोर्थ पॉइंट देखो ध्यान से क्या हो गया ना, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और सिक्स और ये हो गया थर्ड, फोर्थ और देखो फिफ्थ फैक्टर, ये देखो एम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए क्योंकि नॉमिनेटर है, तो मोलर मास ऑफ जो भी तुमने प्योर सॉल्वेंट रखा था उसका मोलर मास ज्यादा रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। एम मतलब मोलर मास, ये मॉलिक्यूलर वेट लिख दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जो भी तुम्हारा रहेगा ये जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर एफिशिएंटली मेजरमेंट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक ना, फॉर एफिशिएंटली मेजरमेंट ऑफ मोलर ऑफ सोल्यूट व्हाट आर द कंडीशंस। तो कंडीशंस 1 2 3 4 और ये 5 हैं, इसमें से कोई 3-4 आप जो है लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में आए, अदरवाइज इसको ऑप्शन के लिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ का फर्स्ट यूज, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड ताकि और अच्छे से अपना डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ, ठीक है ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चंस की सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी बोला है, और आप प्लीज एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करते रहिए, है ना, क्योंकि बस कल मैं एनसीईआरटी का क्लास लगाऊंगा जिसमें आपको, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे अच्छे प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो भी आप जो है आपको लगता है ये टफ है वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, कुछ अपने जो फेवरेट क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो है क्या क्या आने वाला है, क्या मतलब किससे किससे हैं जो क्वेश्चन हमेशा आया करते हैं एग्जाम में। तो जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और इस क्वेश्चन को आप जरा सॉल्व करिए। हाँ, हेलो एवरीवन। तो देखो अब हम लोग क्या कर रहे थे ना, न्यूमेरिकल का सेक्शन में फिर से आते हैं। तो मैंने ये देखो 4 नंबर लिख रखे हैं, आप जरा इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, नहीं तो बाकी तो मैं सॉल्व करूंगा ये, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में देखो खूब अच्छे से क्या है, ठीक है ना, कि आपको 10% वेट बाय वेट एक्वस यूरिया सोल्यूशन दे रखा है। तो बस यही लाइन पकड़ना है तुम्हें, देखो 10% वेट बाय वेट एक्वस यूरिया सोल्यूशन, ठीक है ना। बस ये लाइन अपने को अच्छे से देखना है और इसी से सब अपने को मिल जाएगा। तो 10% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन यूरिया मतलब देखो क्या हो गया कि 10 ग्राम जो यूरिया है, ठीक है ना, 10 ग्राम यूरिया, ठीक है ना, डिसॉल्व इन, ठीक है ना, 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन, बोलो 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, सब कुछ अपने को दे रखा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में
केबी और केएफ नहीं दे रखा तो ये अंडरस्टूड है, इसके लिए भी यही यूज करना है। केबी की वैल्यू है ना, केएफ की वैल्यू वाटर है तो सॉल्वेंट फिक्स है तो सबके लिए वही फिक्स रहेगा। अदरवाइज ये डेटा आपको कहीं ना कहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखो हमें क्या करना है भाई, इतनी मीनिंग मिल गई। अब हमें डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ कुछ भी बताना है तो मुझे मोलरिटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए। अब मोलरिटी अगर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए भाई, सोल्यूट का वेट चाहिए और सॉल्वेंट का वेट चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हमें पता चला डिसॉल्व इन, है ना, वाटर, ऐसे में लिखूं ये ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा ना, 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन वाटर इन टू फॉर्म, ज्यादा अच्छा ऐसा रहेगा, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक ना, टू फॉर्म क्या बनाता है देखो, टू फॉर्म 100 ग्राम सोल्यूशन, बस नहीं 100 ग्राम सोल्यूशन, ये वर्ड याद रखे रहो। तो अब देखो ध्यान से खूब अच्छे से, तो यहां से अपने को क्या मिल गया देखो, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट तुम्हारा क्या है देखो यूरिया, तो ये कितना हो गया देखो 10 ग्राम के बराबर। और ऐसे अगर मैं बोलूं कि जरा मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितना हो गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट फिलहाल अभी नहीं पता है, पता चल जाएगा। बहुत सारे डेटा आपको पता है, कैसे पता है देखो, मुझे सोल्यूशन का मास पता है ना, सिंस ऐसे देखो क्या है तुम्हारे पास, मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन तुम्हें पता है और ये कितना ग्राम के बराबर है देखो 100 ग्राम के बराबर है। तो मास ऑफ सोल्यूशन मतलब ये हो गया, तो हेंस देखो ध्यान से क्या मिल गया अपने पास, मास ऑफ, ठीक है ना, सोल्यूशन में दोनों चीजें हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना, और ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया तुम्हारा 100 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो अब देखो सोल्यूट का मास कितना है 10, है ना, हेंस देखो ध्यान से क्या मिल गया अपने को, हेंस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तो सोल्यूट का मास 10 है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना ग्राम हो गया देखो 90 ग्राम। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अब सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेल्टा टीबी, है ना। तो अब देखना सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को मैं करता हूं, मुझे क्या बताना है, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, के बी एम इंटू क्या है आई, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, आई की वैल्यू यूरिया के लिए कितनी होती है 1, अच्छे से पता है आपको, फॉर यूरिया आई की वैल्यू कितनी होती है 1, केबी की वैल्यू दे रखा है, केबी कितना दे रखा है आप देखो ध्यान से 0.52, केबी कितना दे रखा है 0.52, ठीक है ना। और फिर देखो मोलरिटी पता करनी है, तो मोलरिटी पता कर ली जाए। मोलरिटी कैसे पता चलेगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बोलो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी सॉल्वेंट का मास किसमें है ग्राम में, इनटू क्या करूंगा मैं 1000। यहाँ भी सब देखो मोल ऑफ सोल्यूट वाला डेटा रख दिया जाए, तो सोल्यूट का मोल कैसे आएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो गिवन वेट कितना है 10 ग्राम, मोलर मास यूरिया है ना, यूरिया का मोलर मास आप बहुत बार जो तुम लोग पढ़ ही रहे हैं, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, तो ये मोल सोल्यूट हो गया। मास सॉल्वेंट तुम्हारे पास है, सॉल्वेंट का मास कितना है देखो 90 ग्राम, सब डेटा पुट कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो मोल सोल्यूट कितना हो जाएगा 10/60, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90, और जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा टीबी मिल जाएगा पास में। तो डेल्टा टीबी अपने को जो भी डेटा आएगा यहाँ से वैल्यूज रख के आप सॉल्व कर लेना। एक पार्ट हो गया इसका, अब दूसरा पार्ट बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इसको भी कर दिया जाए। अब देखना सिंस, ठीक है ना, कुछ इरेज कर दे रहा हूँ मैं ऊपर। अब देखना सिंस डेल्टा टीबी क्या होता है अपने पास, सिंस डेल्टा टीबी का कुछ डेटा आएगा तो मैं सिंस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू देखो क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या होता है याद करो टी नॉट बी, ठीक है ना, कितना बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है यही तो मुझे बताना है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ ले जाके पुट कर देना है, और ये वैल्यू अपने को यही तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है ना जिसको मुझे पूछ रखा है। और टी नॉट भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी पता है। तो यहाँ से टीबी रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का है ये कितना आएगा ये पता चल जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना, आसान से प्रॉब्लम है, बस आपको अच्छे से देखते रहना है। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट, मतलब जो बी पॉइंट आपको बताना है उसको देख लीजिए क्या करना है, बस फार्मूला ही करना है, बाकी तो सब आपको पता चल ही गया है। तो अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखें ध्यान से, सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा केएफ एम इंटू क्या हो जाएगा आई। तो अब केएफ वाटर दे रखा है कितना है 1.86,
यूरिया के लिए 1 का फैक्टर कितना हो गया 1, मोलरिटी अभी तुमने निकाला था 10 बाई कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 90 इनटू क्या हो गया 1000। डेल्टा टीएफ पता चल जाएगा। अब डेल्टा टीएफ होता क्या है याद करो, टी नॉट एफ माइनस क्या होता है टीएफ, है ना, मतलब डिफ्यूजन इन जो है फ्रीजिंग पॉइंट, तो यही जो टीएफ है यही क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इक्वल टू देखो ये वैल्यू यहाँ लाके पुट कर देना सॉल्व करके, ये आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, बस ये चेक करना चाह रहा था मैं कि आपको ठीक है चीजें रिवाइज है कि नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, 2 मोलर यूरिया एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है 2 मोलर एक्वस यूरिया सोल्यूशन, ठीक ना, एक्वस यूरिया सोल्यूशन। अब देखो ये कैपिटल एम आपको अच्छे से पता है ये क्या होता है मोलरिटी, ये क्या होता है मोलरिटी। तो इसकी मीनिंग क्या है ध्यान से देखो, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये है कि 2 मोल यूरिया, ठीक है ना, डिसॉल्व इन वाटर, अच्छे से याद रखो, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना, टू फॉर्म, क्या बनाता है ये, टू फॉर्म, ठीक ना, पर लीटर, याद करो ध्यान से, यानी 1 लीटर सोल्यूशन, डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 1 लीटर सोल्यूशन। ये बात क्लियर हो गई। चलिए 1 लीटर सोल्यूशन बनेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमें यूरिया का मोल पता चल गया है, ठीक है ना। मुझे क्या बताना है क्वेश्चन में, देखो जरा ध्यान से, पहले डेल्टा टीबी बताना है। तो डेल्टा टीबी का फार्मूला अगर मैं लिखूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा Kb इंटू एम इंटू आई, ठीक है ना। तो अब देखो Kb की वैल्यू तुम्हारे पास है और Kb की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए 0.52, ये दिया भी रहेगा, बाकी प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाती है। आई की वैल्यू यूरिया के लिए कितना होता है 1। अब देखो मोलरिटी हमें चाहिए, तो मोलरिटी क्या हो गया, देखो मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, अब तो शायद समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ध्यान से, मोल सोल्यूट हमें दे रखा है, सिंस जो मोल सोल्यूट है, आप देखो जरा ध्यान से, यही क्या है मोल है यूरिया का, और ये कितने मोल के बराबर है 2 मोल के बराबर है। तो अब देखो ये क्या होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय, ठीक ना, याद करो वेट ऑफ यूरिया ऐसे लिख दिया जाए, वेट, ठीक ना, ऑफ यूरिया, और फिर पूरे का डिवीजन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। ध्यान से देखो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इक्वल टू कितना हो गया 2। तो वेट ऑफ यूरिया तुम x मान लो, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 हो गया, है ना, और डिवाइडेड इक्वल टू 2 हो गया। तो यहां से देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी आ गई 120 ग्राम, यानी सॉल्यूट का वेट कितना है 120 ग्राम, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास कैसे पता चलेगा, देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सिंस, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे याद रखो, एंड करके लिख दिया जाए, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, बोलो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, बोलो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा बताइए, ठीक ना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की। बात क्लियर हो गई होगी। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आपने निकाल लिया, देखो 1 लीटर है, एक्चुअली में डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो 1 लीटर को मैं, ठीक ना, क्या करूं, ये देखो 1 लीटर है और 1 लीटर को मिलीलीटर में लिख लो तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। तो देखो 1000 मिलीलीटर और डेंसिटी कितनी है 1.2, ये है तुम्हारा ग्राम और पर मिलीलीटर, ये देखो 1000 मिलीलीटर ही है, ये 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लो इसको तो कितना ग्राम हो गया, देखो 1200 ग्राम, ठीक है ना। तो ये है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं तो आपको समझ में और आएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया अपने को कितना 1200। अब देखो अपने को क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, किसको भी निकाल लिया जाए। तो यानी अगर मैं निकालूंगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये कितना निकाल लिया तुमने, देखो 1200 ग्राम, कोई दिक्कत भाई, 1000 में 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया तुम्हारा 1200 ग्राम। अब देखना ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूशन में अगर मैं देखूंगा तो क्या क्या है, मास ऑफ सोल्यूट होता है और प्लस
मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो अब देखो ये हो गया किसके बराबर, 1200 के बराबर। सोल्यूट का मास तुमने निकाल लिया है, कितने ग्राम के बराबर है, 120 के ग्राम के बराबर। तो यहां से क्या मिल गया देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 12 ना, 1200 और माइनस कितना हो गया 120, तो शायद ये 1080 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, सारी समस्या का समाधान हो गया। ठीक है ना, अब सारी समस्या का समाधान होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं यही लिखता हूँ। तो अब देखो ध्यान से, मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ सोल्यूट यूरिया का 2 दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा ग्राम में, 1080 ग्राम हो जाएगा। यहां से रख के डेल्टा टीवी सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा क्या बताना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी से निकाल लो। डेल्टा टीवी क्या होता है याद करो, टीबी माइनस याद करो टी नॉट बी। अब हमें टीबी बताना है, तो टी नॉट बी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर देना और यहाँ से सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना। तो ये है प्रॉब्लम के स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, जो आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखना इसके बी पार्ट में है ना, तो बी पार्ट में देखो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है वो ध्यान से देखो। आप जहां पे डेल्टा टीबी है वहां पे हमें डेल्टा टीएफ लिखना है, और जहां पे केबी है वहां से हमें केएफ लिखना है। बस देखना ध्यान से। तो ये क्या हो गया आपका, देखो सबसे पहले के जो है हमें क्या लिख लिया जाए, देखो डेल्टा टीएफ पूछ रखा है, तो डेल्टा टीएफ यहाँ से रख के सॉल्व कर लो। ये बस केएफ कर दो, सब कुछ इतना ये हो जाएगा। और फिर डेल्टा टीएफ ये आ गया, तो सिंस डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, डिप्रीजन इन फिलिंग पॉइंट। तो टी नॉट पहले इनिशियल फिलिंग पॉइंट माइनस ये देखो सोल्यूशन में का फिलिंग पॉइंट कितना होगा। हमें क्या करना था, ये वाले डेटा को बताना है, ये कितना हो जाएगा, ये डेटा पता है वाटर का फिलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीएफ सॉल्व करके यहाँ लाके पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो ये है आपके प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड, जो कि देखिए अगर थ्योरी पता है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर बहुत आसान से प्रॉब्लम आया करते हैं। तो आई होप ऊपर के 2 प्रॉब्लम आपके सही आए होंगे और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है ना, तो थर्ड प्रॉब्लम में देखो ध्यान से। ठीक है ना, थर्ड प्रॉब्लम में ये है, तो अच्छे से देखिए आप। थर्ड प्रॉब्लम देखो अच्छे से, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, थर्ड में देखो क्या बोल रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज 0.1। ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। थर्ड प्रॉब्लम देखना ध्यान से, आपको क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तो मतलब मोल फ्रैक्शन C2H5OH तुम्हें दे रखा है, और ये किसके बराबर है, 0.1 के बराबर है। और आपको डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बताना है। ठीक है ना, इसको कैसे किया जाए ये अपने को ध्यान में रखे रहना है। तो अब देखो ध्यान से, आसान है, कुछ करना नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मोल तुम्हारा इथाइल अल्कोहल और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी इथाइल अल्कोहल का मोल और प्लस मोल है वाटर। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, 0.1 के बराबर। इसको थोड़ा और रिपीट किया जाए तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, क्या देखो 1/10। अच्छे से देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10। और इसको अगर कंपेयर करूंगा तो देखो मोल हमें मिल गया इथाइल अल्कोहल का, और यही सोल्यूट है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल इन वाटर। तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन देखो कितना हो गया, तो मोल हो गया तुम्हारा 1, और देखो मोल जो सोल्यूशन का हो गया, ध्यान से देखना, मोल तुम्हारा ठीक है ना C2H5OH और प्लस मोल तुम्हारा वाटर, ये किसके बराबर हो गया, देखो 10 के बराबर। तो अगर यहाँ से मोल हमें वाटर का पता चल जाए, तो वाटर का मोल कितना हो गया, देखो 10 के बराबर जो है 10 - 1 कर दिया जाए, यानी वाटर का मोल कितना हो गया 9 का। भी काम लगेगा, ध्यान रखते रहना। तो मोल वाटर कितना हो गया 9, और मोल H2O कितना हो गया तुम्हारा 1। कुछ समस्या नहीं है, अब डेल्टा टीबी हमें पता करना है। तो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ करता हूँ। तो डेल्टा टीबी अगर हमें निकालना है, तो डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू क्या होता है, एम इंटू क्या होता है, 1/2 फैक्टर। सारी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो अल्कोहल 1/2 फैक्टर 1 हो गया, केबी की वैल्यू वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो केबी की वैल्यू वाटर में आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, याद करिए कितना था, 0.52। ये दिया रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा। मोलैलिटी पे आता हूं मैं। तो मोलैलिटी देखो क्या हो गया, मोल सोल्यूट, ठीक है ना, और क्या हो गया देखो मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर इसको ग्राम में रखेंगे
से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोल्यूट क्या है तुम्हारा एल्कोहल, अब इसको भी डेटा रख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तो जो सोल्यूट है वो क्या है एल्कोहल, कितना मोल है 1 के बराबर। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया जाए तो सॉल्वेंट का देखो मोल पता है, सॉल्वेंट का क्या पता है देखो मोल पता है। तो ये देखो ध्यान से मोल H2O, यही क्या है तुम्हारा मोल सॉल्वेंट है, यही क्या है तुम्हारा मोल सॉल्वेंट है। अब हमें इसका वेट पता करना है, ये किसके बराबर है देखो 9 के बराबर। इसका वेट मान लेता हूँ W ग्राम, ठीक है ना, या X मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो गया 9 × 18। अब देखो यही तुम्हारा इतना ग्राम जो है यही क्या है सॉल्वेंट का मास है। ये डेटा यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए, ये डेटा यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, डेल्टा टीबी आ जाएगा। अब जब डेल्टा टीबी आ जाएगा तो हमें क्या बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर से तुम अच्छे से जानते हो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है टीबी, है ना, मतलब क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टी नॉट बी और माइनस क्या होता है टीबी। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये देखो पहले पढ़ना है तो पढ़ने वाले को पहले लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है देखो टीबी, है ना, और माइनस क्या होता है याद करो टी नॉट बी। अब देखना ध्यान से टीबी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई, है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से पता 100 डिग्री सेल्सियस। टीबी आपको बताना है कि टीबी जो है सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, और यहाँ से देखो डेल्टा टीबी कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब डेल्टा टीएफ और जो है फ्रीजिंग पॉइंट कर लोगे ना, क्या करना है बस जहाँ डेल्टा टीबी है वहां पे डेल्टा टीएफ कर देना है, जहां पे केबी है वहां पे केएफ कर देना है, ठीक है ना। और फिर जहां से डेल्टा टीबी के प्लेस पे जब आपने को ये बताना है डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा टी नॉट एफ, ठीक है ना, टी नॉट एफ। अब ये बड़ा हो जाएगा और टीएफ घट जाएगा, तो क्योंकि डिफ्यूजन यही बताना है तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करके रख देना, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वाला भी प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, उसको भी थोड़ा देख लीजिए फट से। तो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में आपसे देखो क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखिए पकड़िएगा, उसी से सॉल्व करेंगे और वही आपको सब चीजें बताएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर मैं जो है 4 पे पहुंचा हूं, तो मैं ये सब तुम्हें मिटा देता हूं। खूब अच्छे से देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी तुम्हें मोल फ्रैक्शन वाटर दे रखा है, ठीक है ना, और इन इथाइल अल्कोहल मोल फ्रैक्शन वाटर कितना है देखो 0.1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल है क्या तुम्हारा देखो H2O डिवाइडेड बाय मोल किसका है देखो H2O और प्लस मोल किसका है देखो इथाइल अल्कोहल। तो मोल किसका है देखो इथाइल अल्कोहल का। क्वेश्चन की लैंग्वेज पता पढ़ के हमें ये पता चल गया कि जो वाटर है ये किसका काम कर रहा है सोल्यूट का, है ना, डिसॉल्व इन देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन, तो मतलब क्या हो गया अल्कोहल में डिसॉल्व करना है। और जो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट क्या हो गया तुम्हारा देखो के, है ना, सॉल्वेंट क्या हो गया तुम्हारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या हो गया 1/10 और ये क्या हो गया देखो मोल H2O और डिवाइडेड बाय ये देखो क्या हो गया मोल H2O और प्लस क्या हो गया मोल बोलो इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो यहाँ से मोल जो वाटर वाला है, वाटर का मोल कितना हो गया 1, अल्कोहल का मोल निकाल लिया जाए तो अल्कोहल का मोल कितना आ जाएगा 9 इथाइल अल्कोहल का। हमें इसका मास का काम पड़ेगा, इसका मास मान लेता हूँ x ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना हो जाएगा देखो, कार्बन तो है 24, हाइड्रोजन 6 है, कितना हो गया 6 और ऑक्सीजन आपका जो है 1 है तो हो गया 16। तो ये कितना हो गया 6 4 10 तो है ना, और ये हो गया 2 1 3 और ये कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 46 के बराबर। तो यहाँ से अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया देखो 9 × 46 ग्राम के बराबर। काम लगेगा इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया। तो अब देखो जो पूछ रखा है, क्या पूछ रखे भाई साहब, ये पूछ रखे डेल्टा टीवी, तो Kb × m और इंटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे जो Kb है वो Kb हम लोग किसका रखेंगे बताओ, Kb किसका रखोगे वाटर का कि अल्कोहल का, बोलो किसका रखेंगे, Kb हम लोग रखेंगे किसका अल्कोहल का, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा
एल्कोहल है, Kb फॉर H2O। क्वेश्चन में कहीं दिया है, आपको पता है, नहीं पता है ना, तो ये डेटा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको जरूर दिया रहेगा, तो ये डेटा गिवन रहता है, अच्छे से याद रखे रहना है। यहाँ अब बच्चे करते क्या है गलती, उनको वाटर वाला याद रहता है 0.5 तो तुरंत यहाँ रख के सॉल्व कर देंगे। ये गलती नहीं करनी है, सॉल्वेंट का Kb रखना है, तो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से, गिवन इन प्रॉब्लम, ठीक ना कहीं तुम्हें जरूर दिया रहेगा, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। अब देखो मोलरिटी, तो मोलरिटी की आपको मोलरिटी का कोई दिक्कत ही नहीं है, ये देखो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, देखो 9 into 46 और ये ग्राम में है तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप देखो मोलरिटी भी आपने पुट कर ली, और 1/2 फैक्टर आप जानते हैं अल्कोहल इन वाटर कितना हो गया 1। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको ठीक है ना सब कुछ चीजें पता चल जाएंगे। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन बताना है, तो ये तो आप मास्टर साहब हो गए। अब डेल्टा टीवी क्या होता है, ये देखो टीवी और माइनस क्या होता है, देखो टी नॉट बी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 नहीं, उल्टा हो गया भाई। देखो सॉल्वेंट तुम्हारा एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये देखो टीवी फॉर एल्कोहल, ठीक है ना, जो भी है तुम्हारे पास एल्कोहल फॉर इथाइल एल्कोहल C2H5OH, ये भी क्वेश्चन में तुम्हें गिवन रहेगा, ठीक है ना। जल्दी में 100 मत रखना, नहीं तो जैसे मैं भी गलत कर रहा था आप भी गलत करेंगे। ये टी नॉट बी हमेशा हमें सॉल्वेंट का ही लेना है, क्योंकि सॉल्वेंट का ही तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता था। तो ये है आपका, और बाकी डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ पुट कर देंगे और ये डेटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप ये वाली प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसका जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब इसका जो बी वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व करिए, चॉकलेट खाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से जरा बनाइए इसको। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम तो आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब देखो जरा ध्यान से, हम लोग सबसे पहले ए पार्ट इसका करते हैं। तो 1 मोल यूरिया डिसॉल्व इन 2 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो वाटर यानी देखो सॉल्वेंट का वेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 2 को 1 किलोग्राम कर लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 को 1 किलोग्राम कर लो, ठीक है ना। तो 1 kg ऑफ वाटर ये डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को अच्छे से देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज क्या बताना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है अपने को, ठीक है ना। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट अगर बताना है तो डेल्टा टीपी हम लोग निकाल लें, क्योंकि डेल्टा टीपी केवी इंटू एम इंटू क्या होता है 1/2 फैक्टर। तो अब यहाँ से देखो केवी की वैल्यू है अपने पास, केवी कितना है देखो 0.52 है ना। और फिर देखो ध्यान से 1/2 फैक्टर यूरिया के लिए कितना हो गया 1। मोलरिटी निकाल ली जाए तो मोलरिटी क्या हो गई देखो मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो गया बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना। और सॉल्वेंट का मास अगर किलोग्राम में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1 मोल यूरिया ये भी दे रखा है और सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है, कितना किलोग्राम है 1 किलोग्राम है। सब कुछ सॉल्व कर लिया आपने। तो ये देखो डेल्टा टीवी की जो वैल्यू थी, डेल्टा टीवी आ गया कितना 0.52। अब देखो ध्यान से डेल्टा टीवी क्या होता है भाई, डेल्टा टीवी है टीवी और माइनस देखो क्या है ना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और क्या है देखो टी नॉट बी इज इक्वल टू कितना हो गया 0.52। अब यही जो टीवी है यही तुम्हारा क्या है, यही है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यही क्या है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सॉल्व कर लो इसको। तो टी नॉट बी की वैल्यू वाटर के लिए कितना डिग्री सेल्सियस होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर हम लोग टीवी सॉल्व कर लें तो टीवी की वैल्यू कितनी हो गई 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो ये बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन मिल गया आपको। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। यही क्या है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलिए अब सेकेंड वाली जो प्रॉब्लम है इसमें दिमाग लगाइए, ठीक है। तो सेकेंड में देखो क्या है, इफ सोल्यूशन इज हीटेड अप टू इतना डिग्री सेल्सियस देन व्हाट अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, वाटर इज वेपोराइज्ड। अगर इस सोल्यूशन को, जो भी ये सोल्यूशन था तुम्हारे पास, इसको हम लोग हीटअप करें कितने टेम्परेचर तक 105.2 डिग्री सेल्सियस तक, तो कितना आपका हीट वेपोराइज होगा, वो जो है कितना मतलब जब गर्म करो तो कितना अमाउंट वाटर वेपोराइज होगा, सॉरी मैं हीट बोल रहा था, ठीक है ना। तो इसको हीटअप करना शुरू किए और कितना अमाउंट वाटर वेपोराइज
वेपोराइज होगा ये तुम्हें बताना। मतलब क्वेश्चन ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये पानी, इसके अंदर मान लो, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ध्यान से, डिजॉल्व, मान लो इसके अंदर 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर, इसमें मैंने 1 मोल यूरिया डिजॉल्व कर दिया। 1 मोल यूरिया डिजॉल्व करने के बाद इसका एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स आ गया, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 है ना, मतलब 100.52 डिग्री सेल्सियस ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसको मैंने गर्म किया, इसको गर्म कहां से कितना कर दिया, देखो 105.2 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको गर्म करूंगा तो अब क्या होगा, देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर ये मतलब जो दे रखा है, ध्यान से देखो, जितने टेम्परेचर पे गर्म कर रहा है ये, अगर ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तो क्या ये लिक्विड बॉइल करेगा, क्या नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखो अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड, तो पक्का समझ लो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट, ये जो आपको टेम्परेचर दे रखा है हीटेड अप टू, ये जो टेम्परेचर है इससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी काम बनेगा, अदरवाइज वेपोराइज्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन में ये लाइन जरूर पकड़े रहना कि क्या ये बोल रखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब देखो ध्यान से, सिंस सॉल्यूशन इज हीटेड अप टू, ठीक है ना, कितना 105 डिग्री सेल्सियस, इस लाइन को मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूँ बी के सॉल्यूशन में, और इसको अच्छे से आप याद रखे रहिएगा, ठीक ना। सिंस solution is heated up to, solution is heated, अच्छे से याद रखो, solution is heated, और कब तक, up to, ठीक ना, 105.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इतने टेम्परेचर तक ये हीटर हो रहा है, ठीक ना। यहाँ से देखो which is greater than, ठीक है ना, ये याद रखे रहना, यानी इसको मान लो T, इसको मान लो T, ठीक है ना, तो यानी जो T है ये ग्रेटर देन, देखो क्या ध्यान से, TB है, बात समझे, TB की वैल्यू देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये जो अप टू जो टेम्परेचर दिया है, अगर ये ज्यादा है देन, ठीक है ना, देन क्या होगा, देन अब देखो सॉल्यूशन इज वेपोराइज्ड, ठीक है ना, जो भी वाटर है आपका, जो भी वो सॉल्यूशन बना है वो क्या होगा, वेपोराइज होगा, देन सॉल्यूशन, ठीक ना, इज वेपोराइज्ड। अब देखो जब वेपोराइज होगा तो तुम्हें अच्छे से पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तुम्हारे पास यूरिया, वो तो वेपोराइज होगा नहीं, वेपोराइज क्या होगा, वेपोराइज होगा वाटर, वेपोराइजेशन किसका होगा, वेपोराइजेशन होगा किसका, वाटर का, ठीक ना, या और कैसे मैं लिख सकता हूँ, वाटर इज वेपोराइज्ड, H2O इज वेपोराइज्ड, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है ना, तो अच्छे से इसको दिमाग में रहना चाहिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो बी पार्ट में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन हमें मिल गया है, ठीक है ना, बी पार्ट कैसे किया जाए इसके बारे में जरा सोच के देखिए आप। तो अब देखो ध्यान से, जो बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, ठीक है ना, वो इतना हो गया, तो फिर से देखो ध्यान से, अगर मैं बी पॉइंट को बनाऊं तो मैं बोलूं कि न्यू डेल्टा टीवी कितना हो गया, बोलो जरा ध्यान से, तो न्यू डेल्टा टीवी क्या हो गया, देखो ध्यान से, न्यू डेल्टा टीवी कितना हो गया, टी माइनस जो तुम्हारे पास देखो ये टीवी था, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, और नया बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया तुम्हारा, नया बॉइलिंग मतलब जो पहले बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन इतना था, और जब आपने गर्म किया तो इतना हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट फिर से देखो एलिवेट हो गया, तो कितना, फिर से नया वाला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया न्यू डेल्टा टीवी, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर हो गई, इसकी वैल्यू हो गई कितने डिग्री सेल्सियस तक हीटअप हो गया, देखो 105 और 0.2 डिग्री सेल्सियस, बस यही सब तो टेक्निक है, 2 डिग्री सेल्सियस और माइनस टीवी आपने निकाला था और कितना आया था तुम्हारा 100.52 डिग्री सेल्सियस, यहां से न्यू डेल्टा टीवी अपने को मिल गया, ठीक ना, न्यू डेल्टा टीवी, ठीक है ना, अच्छे से इसको याद रखे रहना। तो न्यू डेल्टा टीवी की वैल्यू यहां से मिल गई। अब जो न्यू डेल्टा टीवी आ गया, ठीक ना, इसको हम लोग इसको घटा दो, तो ये जो डेटा आएगा इस डेटा का काम रहेगा, इसको जब अपन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है ना, ये तुम्हें कितना मिल जाएगा, न्यू डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा ये हमें देखना है। अच्छा एक चीज और, गड़बड़ क्या हो रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, न्यू डेल्टा टीवी अगर हम लोग निकालेंगे तो न्यू डेल्टा टीवी देखो टी नॉट बी तो बदलता नहीं ना भाई, टी नॉट बी तो फिक्स ही रहता है, ये कहाँ गड़बड़ हो गया, तो ये देखो बॉइलिंग कहाँ तक हीटअप कर दिया आपने, इतना तक, और जो टी नॉट बी है, टी नॉट बी वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो न्यू डेल्टा टीवी कितना आ गया तुम्हारा 5.2 डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको न्यू डेल्टा टीवी को हम लोग मान लेते हैं टीवी डैश, क्या मान लेते हैं, टीवी डैश। तो देखो नया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया तुम्हारा डेल्टा टीवी डैश, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं
देखो ध्यान से, सिंस कितना वाटर वेपोराइज होगा ये मुझे बताना। अब जो वेपोराइज होगा वही ना सॉल्वेंट है, तो जितना वेपोराइज हो जाएगा वो तो बाहर ही चला जाएगा, ठीक है ना। कितना वाटर रिमेनिंग रहेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंस देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी डैश, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सिंस डेल्टा टीवी डैश इक्वल टू देखो क्या हो गया, केबी इनटू क्या हो गया एम, ठीक ना, और इनटू क्या हो गया क्वांटा फैक्टर। यहां बस ध्यान रखते रहो, क्वांटा फैक्टर 1 हो गया, केबी की वैल्यू कोई चेंज नहीं 0.52। मोलरिटी जरा ध्यान से देखिए, तो मोलरिटी क्या हो गया बोलो, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है देखो H2O, सॉल्वेंट क्या है देखो H2O, और वो भी कौन सा देखो रिमेनिंग, ठीक है ना, जितना बचा रहेगा वही ना काम में आएगा अपने के लिए। तो मोल सोल्यूट हम लोग यहां से निकाल लें, तो मोल सोल्यूट यानी मोल यूरिया तुम्हें पहले से ही दे रखा है इतना 1 मोल, तो अब यहाँ डेटा देखना, 1 मोल दे रखा है यूरिया, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट रिमेनिंग है इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो जरा वैल्यू रख दी जाए। तो अब देखो ये जो है डेल्टा टीवी डैश है ये कितना हो गया 5.2, केबी की वैल्यू कितनी हो गई 0.52, मोल कितना हो गया 1, क्वांटा फैक्टर कितना हो गया 1, और ये देखो क्या है मास ऑफ वाटर रिमेनिंग, मास ऑफ H2O, ठीक है ना, कितना बचा हुआ है ये हो गया तुम्हारा रिमेनिंग, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, यहां से जरा मास H2O निकाल लीजिए, मास ऑफ H2O रिमेनिंग कितना है ना, क्योंकि जब रिमेनिंग बचा रहेगा तो इनिशियल हमें पता ही ये था, ये देखो ये आपको दे ही रखा था कितने में डिसॉल्व हो रहा है वही निकाल लेंगे। तो मास ऑफ H2O रिमेनिंग कितना हो गया, देखो इसको सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें आ जाएगा, ठीक है ना, 0.1 kg के बराबर, ये आ जाएगा 0.1 kg के बराबर, यानी कितना हो गया अगर देखो ध्यान से, तो 100 ग्राम आपका वाटर बचा रहेगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर बचा रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अभी भी आंसर नहीं आया। 100 ग्राम वाटर तुम्हारा बचा रहेगा, तुमसे पूछ क्या रखा है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वेपोराइज, ठीक है ना, हेंस अमाउंट ऑफ वाटर वेपोराइज कैसे निकालेंगे, इनिशियल पानी कितना था 1 किलोग्राम, ठीक है ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं हेंस H2O वेपोराइज्ड, ठीक है ना, कितना वाटर वेपोराइज्ड होगा ये कैसे निकालेंगे, हेंस वाटर वेपोराइज्ड कितना हो जाएगा बोलो 1 kg। पहले तुम्हारा था भाई वेट ऑफ H2O का वेट, H2O का वेट कितना, इनिशियल वेट यहां लिख रहा हूं मैं, इनिशियल मास, ठीक है ना, और बाकी क्या हो गया H2O का देखो रिमेनिंग मास, जितना बचा हुआ है, ठीक ना, उसको छोड़ देंगे और बाकी सब बह जाएगा। तो कितना हो गया तुम्हारा, बह जाएगा मतलब वेपोराइज हो जाएगा, तो 1000, ठीक ना, माइनस कितना 1000 है ना, ग्राम में लिख लेता हूँ क्योंकि ग्राम में वहां कैलकुलेट किया हूँ, और माइनस कितना हो गया 100 ग्राम, यानी कितना हो गया 900 ग्राम। यानी क्या हुआ क्वेश्चन में, मजा आया ना, मजा इसलिए आया क्योंकि बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, और इस क्वेश्चन से, ठीक है ना, आपको ढेर सारी कैलकुलेशन समझने में आई होगी। तो कितना पानी रह गया है ना, तो पानी पहले था जो है 1000 किलो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम था, और वेपोराइज होके कितना, जो आपका वेपोराइज होने के बाद जो पानी बचा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना बचा था 100, तो कितना भाग गया 900 ग्राम, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये प्रॉब्लम को एक बार और वीडियो रिवाइंड करके आप प्लीज देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आपका होमवर्क है आज के लिए एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एग्जाम जो है एग्जाम्पलर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स को कंप्लीट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।